जी अस्सलाम वालेकुम। कैप्सिक्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सेकंड स्टेज पे हम चलेंगे। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या सीखा था? वर्किंग कैपिटल। कल पहला लेक्चर था हमारा, इसमें हमने ये सीखा वर्किंग कैपिटल कहते किसको हैं, और हमने डिफरेंट वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट रेशियोज कैसे कैलकुलेट करने हैं। वर्किंग कैपिटल के मेजर कंपोनेंट्स हमने देखा 3, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स। और कल हमने ये सीखा कि इनकी रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करना है। और हमने जो अहम चीज सीखी वो ये कि जब हम इनकी रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे तो वैसे तो काउंटिंग में हमने सीखा है कि रेशियो इन टर्म्स ऑफ टाइम्स भी कैलकुलेट हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ डेज भी कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन हमने फाइनेंस में हमेशा रेशियोज कैसे कैलकुलेट करनी है? इन टर्म्स ऑफ डेज। अगर तो उसने खुद से हमें रॉ इंफॉर्मेशन दी हुई है सेल्स वगैरह की, तो हम डायरेक्टली डेज में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर कभी कभार हमें वो रेशियो टाइम्स में दे दे, रेशियो टाइम्स में देते, हमने उसे डेज में कन्वर्ट करना है। डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 365 डिवाइडेड बाय जो भी उसने रेशियो दी है डिवाइड करेंगे, आपके पास डेज आ जाएंगे। डेज में हम रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन हो गई। आज हम उससे अगला स्टेप सीखने जा रहे हैं, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट का रूल है कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। किसी चीज को भी कंट्रोल करना है पहले उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करना हमने सीख लिया कल रेशियोज को, आज हम इनको कंट्रोल करना सीखेंगे। जैसे अगर हमें लगे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो जरूरत से ज्यादा है, या जो हमारी पॉलिसी है उससे ज्यादा है, जो हमारा टारगेट है उससे ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए? और अगर हमें लगे क्रेडिट टर्नओवर रेशियो जितना जरूरी है या जो हमारा टारगेट है उससे कम है फॉर एग्जांपल, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ज्यादा के केस में भी हम स्टडी करेंगे, कम के केस में भी हम स्टडी करेंगे। वैसे जनरल रूल ये होता है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी कम हो उतनी बेहतर, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर। जनरल रूल तो ये है, लेकिन मे भी एग्जाम में वो हमसे अपोजिट पूछ ले कि डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो 30 डेज है, बताइए 40 डेज पे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, मे बी। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो डेटर्स और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कम से कम हो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है जल्दी कंप्लीट हो जाया करेगा। जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना ही ज्यादा हमें कलेक्शन हो रही होगी। तो कल एक क्वेश्चन आपको दिया गया था होम असाइनमेंट के तौर पे, एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 1। आपने कैलकुलेशन कर ली इसकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं हुई तो जरा मुझे जरा कैलकुलेशन करके बताइए। रिक्वायरमेंट में कह रहा है डिटरमिन द लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर 2021 एंड 22। लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? डेज कैलकुलेट करने हैं हमने। इन्वेंट्री के, डेटर्स के ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स के लेस करेंगे। फॉर्मेट आपको कल दे दिया था। ये बताइए ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग। कैसे पहचाना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? हाँ जी, रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस से पहचाना हमने। ये डिसीजन खासतौर पर बजटिंग के क्वेश्चन में बहुत अहम होगा कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या कि ट्रेडिंग या रिटेल बिजनेस है। इसलिए कि ट्रेडिंग बिजनेस है इसका फॉर्मेट कुछ और होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसका फॉर्मेट कुछ और होता है। कल बहाने से आपसे फॉर्मेट भी बनवाया था मैंने मैन्युफैक्चरिंग के केस में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो अब अगर हमने कैलकुलेशन करनी है, मुझे ये बताइए लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं 22 की डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना चाहता हूं, कैसे करूं? रिसीवेबल 600,000 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। किससे डिवाइड करना है? सेल से, रेवेन्यू है। 600 डिवाइडेड बाय 2800 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। आगे सेम आप लास्ट ईयर के साथ कर लें कैलकुलेशन। 620 2021 की डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी? 620 डिवाइडेड बाय 2700 मल्टीप्लाइड बाय 365। कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा मुझे बताइए लास्ट 21 में डेटा टर्नओवर रेशियो कितने डेज थे? 21 में 84 और 22 में 78।
ये डेटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा हुए हैं कि कम हुए हैं? कम हुए हैं। ये गुड थिंग है कि बैड थिंग है? ये गुड थिंग है। इसका मतलब क्या वजह हुई होगी, गैस कीजिए, क्या वजह हुई होगी कि डेटर से हमें पैसे जल्दी वसूल हो रहे हैं? डिस्काउंट दिया होगा शायद। और क्या वजह हुई होगी, गैस कीजिए, आईक्यू इस्तेमाल कीजिए अपना। हाँ, कलेक्शन प्रोसीजर्स इंप्रूव हुए होंगे, कंट्रोल्स ओवर कलेक्शन इंप्रूव हुआ होगा, डेटर्स को परसू किया गया होगा, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी सख्त कर दी गई होगी। ये सारी रीजंस हो सकती हैं। हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये रीजन क्या हो सकती हैं? शाबाश। अब ये डेटर्स को साइड पे कर दे। अब हमने करना है इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री के तो 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड। इसका मतलब रेशियो भी 3 तरह की होंगी। अब जो रॉ मटेरियल रेशियो होगी, अगर तो आप मुझसे पूछे सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या इन्फॉर्मेशन देती है रिटेल बिजनेस में, मैं कहूँगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये इन्फॉर्मेशन देती है कि आपने इन्वेंट्री परचेज करने से लेके सेल करने तक कितना टाइम लगता है। भाई यही इन्फॉर्मेशन देगी ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, परचेज करने से लेके सेल करने। जिस दिन इन्वेंट्री आपके बिजनेस में इन हुई उस दिन से लेके जिस दिन आउट हुई कस्टमर को डिस्पैच करने के लिए, उस अरसे में कितना टाइम लगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताती है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो मैं कहूंगा ये रेशियो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो अलग, वर्किंग प्रोसेस अलग, फिनिश। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या बताएगी कि रॉ मटेरियल आने से लेके फैक्ट्री में प्रोसेसिंग स्टार्ट होने तक, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने तक कितना टाइम लेती है, कितना अर्सा रॉ मटेरियल हमारा फारग पड़ा रहता है गोदाम में। वर्किंग प्रोसेस टर्नओवर रेशियो क्या बताएगी प्रोसेस कितने टाइम तक चलता है कि हाँ कितने टाइम में हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है ये। और फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो क्या बताएगी कि फिनिश गुड बनने के बाद कस्टमर को सेल करने में कितना टाइम लगता है। हर रेशियो का अलग मतलब है। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। कैसे करेंगे? रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेजेस। रॉ मटेरियल, अब देखिए 21 की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। रॉ मटेरियल 160,000 डिवाइडेड बाय परचेजेस कितनी है 1900। 160 डिवाइडेड बाय 1900 मल्टीप्लाई बाय 365, नोट कीजिए कितने हैं 31 डेज। और 22 का रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो 200 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 365, 30। अच्छा एवरेज बैलेंस तो यूज नहीं ना करने, कितना आ गया 37। पिछले साल कितना था 30, इस साल कितना है 37। इसका मतलब क्या हुआ, इस साल ज्यादा वक्त ले रहा है हमारा स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तक जाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में ज्यादा वक्त ले रहा है, ठीक है। और इसकी रीजन क्या हो सकती है? देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्लो तो तब होगा ना जब वो मैन्युफैक्चरिंग में चली जाएगी। अभी तो रॉ मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, हाँ शायद ज्यादा परचेज कर लिया स्टॉक, ये रीजन हो सकती है, ठीक है। तो स्टॉक पिछला इन्वेंट्री देखिए, स्टॉक सेल ना बोलिए क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, इसने सेल नहीं होना, इसने कंज्यूम होने के लिए जाना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो इसमें ये जो बड़ी रीजन हो सकती है वो ये कि आपने रॉ मटेरियल जरूरत से ज्यादा बाय कर लिया होगा, एक बड़ी रीजन है। तो क्या करना चाहिए हमें, मटेरियल को कम करना चाहिए, बैलेंस कम करना चाहिए। ऐसे ही है ना, स्ट्रेटजी क्या आप सजेस्ट करेंगे ऐसी कंपनी को कि भैया अपना इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल का बैलेंस कम कीजिए। पिछले साल भी तो काम हो रहा था, सही हो रहा था, पिछले साल आप कम इन्वेंट्री लेवल के साथ बिजनेस चला रहे थे, इस साल ज्यादा इन्वेंट्री लेवल के साथ बिजनेस चला रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट भी अगर कंपेयर करें तो यही आपको पता चलेगा 160 और 200। तो इन्वेंट्री लेवल को कम करना चाहिए। लेकिन इस स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, आप सही लग रही है, ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वेंट्री का बैलेंस कम होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी का कोई साइड इफेक्ट भी लग रहा है आपको? स्टॉक आउट का खतरा हो सकता है। ऑर्डर है लेकिन आप उसको
मीट ना कर पाए, ठीक है। अब वर्क इन प्रोसेस की तरफ आते हैं। वर्क इन प्रोसेस का फार्मूला क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो तो उसको यूज करना है, नहीं है तो प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी क्या, जैसे यहाँ पे उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूज नहीं दिया तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज कर लेंगे। इसको ओवर कम्प्लेक्स नहीं करना। ओवर कम्प्लेक्स क्या है? मैं अब ये सोचूं कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, मैं क्यों ना ऐसा करूं, रिवर्स वर्किंग कर लूं, रिवर्स एडजस्टमेंट करूं। ऊपर वर्किंग प्रोसेस भी गिवन है, मैं ऐड लेस करके ना एडजस्टमेंट करके, ऐड को लेस, लेस को ऐड करके रिवर्स वर्किंग के जरिए कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर पहुंच जाऊं और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को यूज करूं। ये मोर टेक्निकल जरूर है, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन यूजलेस है, क्योंकि आप ये काम करने के बाद भी असल मकसद जो आपका है ना वो उसी नतीजे पे पहुंचेंगे। सैंपल बेस पे चाहे कैलकुलेट भी करके देख लें कि एक दफा चूंकि उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, आप वर्किंग प्रोसेस टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कीजिए एज इट इज, और एक दफा ये एडजस्टमेंट करके कैलकुलेट कीजिए, ट्रेंड आपके सामने सेम आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज करते हुए ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लेक्स तरीके से कैलकुलेट करके भी सेम ट्रेंड आएगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इसलिए याद रखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा असल मकसद क्या है, ट्रेंड को देखना कि पिछले साल की निस्बत रेशियो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब वो हमने इससे कौन सा बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, वरना बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। हमने क्या करना है, फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने क्या करना होता है, सिर्फ ट्रेंड देखना है, पिछले साल की निस्बत या कंपेटिटर की निस्बत या जो हमारा टारगेट है उसकी निस्बत ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, सिर्फ ये देखना है। अब इंक्रीज है तो 2 टाइम इंक्रीज है या 2.5 टाइम इंक्रीज है, इसका इफेक्ट सेम है, समझे, क्योंकि स्ट्रेटजी आपने इंक्रीज ही की बतानी है। अगर डबल इंक्रीज है इसकी भी वही स्ट्रेटजी बताएंगे, ट्रिपल इंक्रीज है इसकी भी वही स्ट्रेटजी बताएंगे। डबल डिक्रीज है तो 50% डिक्रीज है, सेम स्ट्रेटजी। 40% डिक्रीज है, 60% डिक्रीज है, फिर भी स्ट्रेटजी तो सेम ही बताएंगे डिक्रीज में क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ डायरेक्शन को वैल्यूएट करना, आइडेंटिफाई करना होता है, ओवरली कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको याद होगा मैं बताया था एवरेज फिगर को भी यूज नहीं करने की जरूरत, जो शायद अकाउंटिंग में आप सीखते हो। और यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उसे डायरेक्टली दी होती है उसको ही यूज करते हैं, लेकिन नहीं दी हुई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं अलग से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मकसद, हाँ अगर बजटिंग कर रहे होंगे ना, बजटिंग में उसमें शायद आपको मैं कहूँगा ये रिवर्स वर्किंग के जरिए इसको कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, उसमें आपको ये फॉर्मेट बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं गिवन तो फिर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जरूरत है। तो अब कैलकुलेट कीजिए वर्किंग प्रोसेस टर्नओवर रेशियो, फार्मूला क्या है, वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है, नहीं है तो क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स। 21 का क्या है, वर्किंग प्रोसेस 220 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1870 मल्टीप्लाई बाय 365, क्या डियर 43, और इस साल का 22 का 330 डिवाइडेड बाय 1860 मल्टीप्लाई 360, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, ओ खैर पिछले साल 43 में हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। जैसे ही मटेरियल इनपुट हुआ मशीन के अंदर और इधर से मशीन से फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकली, इन होने से लेके प्रोडक्ट बाहर निकलने तक कितना टाइम लगता था। पिछली दफा हम 43 डेज में गाड़ी बनाते थे, जहाज बनाते थे, इस दफा कितने दिन में बना रहे हैं, 65 में। ये कुछ तो गड़बड़ चल रही है, गैस कीजिए क्या, लोड शेडिंग होगी, रॉ मटेरियल शॉर्टेज होती ना तो रॉ मटेरियल हमारे पास आते ना, रॉ मटेरियल शॉर्टेज रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो में डिस्कस हो जाती। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं रॉ मटेरियल को फैक्ट्री उसमें मशीन में डाल दिया है, लेबर स्ट्राइक हो सकती है, लेबर इनएफिशिएंसी हो सकती है, मशीनरी हो सकता है स्लो हो गई हो, खराब हो गई हो, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिशिएट ना हुई हो क्या मतलब, वो काउंटिंग ऐसे ना करे, काउंटिंग ना करे। डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड की है कि नहीं, इसका मशीन की परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ेगा, मशीन को बताएंगे मशीन तेरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि अच्छा किया बता दिया, मैं तो थक गई हूँ इस इंफॉर्मेशन सुनने के बाद,
और वो स्लो हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। तो अब बताइए हल क्या है आपके पास? हल दीजिए बिजनेसमैन को, कैसे ये प्रोडक्शन साइकिल कम करें हम? लेबर को इंसेंटिव दीजिए। शाबाश, ये तो बजटिंग की मुझे assumption याद आ गई। बजटिंग का फॉर्मूला क्या कहता था? अगर आप लेबर, अगर तुमने 10% ज्यादा प्रोडक्शन दी ना, तेरे को 20% ज्यादा बोनस दूंगा। अगर तूने 10% ज्यादा प्रोडक्शन दी, 20% ज्यादा बोनस दूंगा। है ठीक है? तो ये हाँ बिल्कुल ठीक है, लेबर को इंसेंटिव दे और लेबर को ट्रेनिंग भी दीजिए। लेबर को ट्रेनिंग, एक और मुझे एडजस्टमेंट याद आ गई बजटिंग की, कि अगर लेबर को 10 लाख रुपए में कंसल्टेंट हायर करके ट्रेनिंग दी जाए ना, तो आपकी लेबर कॉस्ट 5% से कम हो जाएगी। तो हमने कहा अच्छा बजट बनाओ, कॉस्ट में 10 लाख ऐड कर दो और लेबर में जो पिछले साल की लेबर है उसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ट्रेनिंग दीजिए लेबर को इंसेंटिव दीजिए, और क्या करें? मशीनरी की ओवरऑलिंग करे, अगर ओवरऑलिंग के काबिल है। और अगर ओवरऑलिंग के काबिल नहीं है, उसकी बस हुई पड़ी है, न्यू लेके आए। इन्वेस्टमेंट कीजिए लेटेस्ट मशीनरी में। इससे क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्विकर हो जाएगा, डेज कम हो जाएंगे। भाई एग्री करते हैं? चलिए, लेकिन इस स्ट्रेटजी बताना आसान है, अमल करना मुश्किल है। क्यों? इसके कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? सबसे बड़ा ट्रेनिंग कॉस्ट होगी। अगर खरीदते हैं, ओवरऑलिंग करवाते हैं, फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया वर्किंग प्रोसेस। अब आगे चलते हैं फिनिश गुड। वर्किंग प्रोसेस अगर डेज में ज्यादा है ना, इसका मतलब है हमारी फैक्ट्री के अंदर गड़बड़ है। रॉ मटेरियल ज्यादा है, इसका मतलब है हमारी बाइंग पॉलिसी में मसला है। असल मसले की जड़ तक पहुंचे। और अगर फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है हमारी सेल्स टीम फारग है। हाँ, सामान तैयार पड़ा, वो बेच नहीं पा रहे इसको। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या मसला है फिनिश गुड के वाले से। फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो में क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करें? फिनिश गुड डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय परचेजेस था क्या? फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिनिश गुड ऑफ फिनिश, तो 350 पहले लास्ट ईयर की 350 डिवाइडेड बाय 1860 मल्टीप्लाइड बाय 365। कितना डे है? कितने डेज है? 68। और इस साल 340 डिवाइड बाय 1860 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? तो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? एक दिन से फर्क थोड़ा है, लेकिन चलो अच्छा है, अच्छा है, ज्यादा में नहीं हुआ। ये तकरीबन ठीक। इसमें हमें कोई चेंज करने की, पॉलिसी चेंज करने की जरूरत तो नहीं है कि है? अगर तो आपका टारगेट यही है जो लास्ट ईयर के डेज है, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने कहा कि टारगेट जो टर्नओवर रेशियो है ना, वो आपकी होनी चाहिए 60 डेज, फिर हम कहेंगे कि इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अच्छी एडवर्टाइजमेंट करके, शाबाश। प्रमोशंस दे के, डिस्काउंट्स दे के, क्लियरेंस सेल लगा के, शाबाश। ठीक है, इस तरीके से सेल्स टीम को हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कम करके नहीं, ऐसे ना करें यार, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी करके, बिल्कुल ठीक है। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो गई थी हमारी कि नहीं हुई थी? डेटर ना, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो नहीं हुई थी, ये हो गई थी, वो अब तो पूरी फाइनेंस ही हो गई थी, वो हो गई फाइनेंस। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या? शाबाश, कौन थे आप? क्या फार्मूला क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का? क्रेडिटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। 21 की कैलकुलेट कीजिए। पेबल, क्रेडिट तो उसमें है ही नहीं, पेबल्स को ही क्रेडिटर कह रहा है। 320 डिवाइडेड बाय
1900 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज कैलकुलेट करते हैं 61 62 और इस साल की 500 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 365 91 बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं अच्छी बात है फिर से सोच लीजिए अच्छी बात है अच्छा एक इसकी रीजन ये हो सकती है कि आपके अगर क्रेडिटर्स कम है ना एक रीजन ये हो सकती है कि आपने उनको जल्दी पेमेंट कर दिया ये भी रीजन तो हो सकती है जैसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितने हुए हमारे बढ़ गए ज्यादा हो रहे हैं एक रीजन ये हो सकती है आपने क्रेडिटर के साथ निगोशिएशन करके क्रेडिट पीरियड ज्यादा ले लिया हो सर पिछली दफा हम आपको 65 डेज में पेमेंट करते रहे जितने भी आए इस दफा पेमेंट बढ़ाए 90 डेज कर दें हम आपको 90 डेज के मुताबिक आपको बताया था फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं अच्छी पॉलिसी क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी रिसीव करने हैं जल्द से जल्द करें पे करने हैं लेट से लेट करें पे करने हैं लेट से लेट कर रहे हैं ये अच्छी पॉलिसी है अगर आपकी ये बार्गेनिंग करके क्रेडिट पॉलिसी को रिवाइज किया है लेकिन ये भी तो हो सकता है क्रेडिटर हर रोज आपके पास आ रहा है और आप उसे वादा कर रहे हैं आज का कल का आपके पास पैसे ही नहीं है पेमेंट देने के लिए क्या ये भी एक रीजन नहीं हो सकती कि आपके पास पेमेंट ही नहीं है पैसे अदा करने के लिए नहीं है 320 है 500 लाइबिलिटी होगी बढ़ गई मे बी आपने क्रेडिट पीरियड इनहेंस कर लिया हो मे बी क्रेडिट पीरियड वही है आपके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है ये फिर नेगेटिव समझा जाएगा क्यों नेगेटिव समझा जाएगा इससे आपकी रेपुटेशन इफेक्ट होगी इससे क्रेडिटर्स हो सकता है आपको मजीद क्रेडिट उधार माल बेचने से इनकार कर दें या प्राइसेस इंक्रीज कर दें तो ये नेगेटिव भी हो सकता है क्रेडिट पीरियड अगर तो आपने क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करवा लिया गुड थिंग है लेकिन क्रेडिट पीरियड सेम है लेकिन आप पैसे अदा करने के काबिल नहीं है उस रीजन की वजह से भी तो क्रेडिटर रेशियो इंक्रीज हो रही होगी वो नेगेटिव हो सकती है क्लियर ये थी हमारी अब आप टोटल का कंपैरिजन करके बताइए लास्ट ईयर में कैश कन्वर्जन साइकिल क्या था 164 डेज और इस साल कितना है 156 डेज तो चलिए निस्बतन इस साल बेहतर है सिचुएशन क्लियर जी अच्छा ये था हमारा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हमने किसी ना किसी हद तक कुछ पॉलिसीज को भी डिस्कस कर दिया है लेकिन मजीद इसको डिटेल में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अब यह है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कल क्या सीखा था कैलकुलेशन आज क्या सीख रहे हैं मैनेजमेंट मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल रिजल्ट को अपने टारगेट रिजल्ट के मुताबिक लेके जाना वो हो सकता है एक्चुअल रिजल्ट और टारगेट ज्यादा हो सकता है टारगेट कम हो तो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें वो बताता है कि आपका टारगेट टर्नओवर रेशियो ये है एक्चुअल टर्नओवर रेशियो ये है बताइए क्या करना चाहिए तो हमने सबसे अहम चीज ये देखनी है कि क्या टारगेट टर्नओवर रेशियो इंक्रीज है कि डिक्रीज है स्ट्रेटजी उसके मुताबिक बतानी है ठीक है आपको जब कंपैरिजन करवाएगा करंट रेशियो आपने कैलकुलेट की है उसको कंपेयर करना है कभी आपको कंपेयर करवाएगा लास्ट ईयर के साथ कभी कंपेयर करवाएगा किसी इंडस्ट्री एवरेज के साथ कभी कंपेयर करवा सकता है किसी कंपेटिटर के साथ और कभी हो सकता है वो आपको टारगेट खुद से बता दे कि बजटेड इतना होना चाहिए डेज टारगेट डेज इतने होने चाहिए क्या करें हम बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है बेंचमार्क जिससे कंपेयर करना है आपने अपने रिजल्ट को क्योंकि हमारी रेशो अच्छी है कि पुअर है ये जब तक किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं करेंगे आप बता नहीं सकते जब तक किसी से कंपेयर नहीं करेंगे बता नहीं सकते
तो स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए डिपेंड करता है कि टारगेट कंपेयर करने के बाद कह रहा है कैलकुलेट। अब हम जो ये पार्ट बी सीखेंगे कंसेप्ट, इसमें कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे, वो हम सीख चुके हैं। डेटा टर्न रेशियो, इन्वेंटरी टर्न रेशियो, क्रेडिट। कह रहा है व्हाट इफ रेशियो इज हाई, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम है। अगर रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो हाई है डेज में, तो पॉसिबल हाई टर्न रेशियो क्या चीज इंडिकेट कर रही है? एक्सेसिव स्टॉक इज हेल्ड। आपके पास स्टॉक जरूरत से ज्यादा है, इसीलिए तो रेशियो डेज में ज्यादा है। इन्वेंटरी टर्न रेशियो डेज में ज्यादा है मतलब इन्वेंटरी ज्यादा है, डेटर टर्न रेशियो डेज में ज्यादा है मतलब डेटर ज्यादा है, क्रेडिटर टर्न रेशियो डेज में ज्यादा है मतलब क्रेडिटर ज्यादा है। टर्नओवर रेशियो बेसिकली प्लॉजिबल उसको लिंक बना के फिर कैलकुलेशन करने का नाम है। हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या चीज शो कर रही है? एक्सेसिव स्टॉक इज हेल्ड। पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? इन्वेंटरी लेवल रिड्यूस करो। ये बेसिकली रॉ मटेरियल क्या है, लेकिन फिनिश गुड के लिए भी सेम है। इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस क्या है स्ट्रेटजी के? किस स्ट्रेटजी के भला? इस स्ट्रेटजी के, क्योंकि हर स्ट्रेटजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना, पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव भी तो देखना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इन्वेंटरी कुड बी स्टॉक आउट, स्टॉक में भी आउट, सेल्स ऑर्डर में भी रिजेक्टेड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टॉक कम करेंगे, हो सकता है आपके जरूरत के वक्त आपके पास इतना स्टॉक भी ना बच जाए कि आप उससे कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके। और लॉस ऑफ बल्क डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट रखने का एक थोड़ा सा फायदा भी होता है कि ज्यादा सामान खरीदने की वजह से आपको बल्क डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप अपनी बाइंग कम कर देंगे तो बल्क डिस्काउंट भी कम हो जाएगा। एग्री करते हैं इससे? चलिए, ये तो हो गया अगर रेशो हाई। अगर रेशो कम है यानी टर्नओवर रेशो कम है, इसे क्या इंडिकेशन मिलती है? कि इनएडिक्वेट स्टॉक इज हेल्ड। अगर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की आपने, पिछले साल इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 60 डेज थी, इस साल 40 डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो डेज में कम होने का मतलब क्या? इन्वेंटरी कम है। क्या इंडिकेट? इनएडिक्वेट स्टॉक इज हेल्ड, जिससे क्या हो सकता है? स्टॉक आउट और लॉस ऑफ बिल्डिंग। यानी उसी को जो डिसएडवांटेज का कंसेप्ट है, यहां पे हम कह रहे थे इन्वेंटरी कम करो, इन्वेंटरी कम करो स्ट्रेटजी थी। और क्या हो अगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की और इन्वेंटरी पता चला कम है, तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? ज्यादा करो। हाँ, टारगेट से कंपेयर करके बता रहे हैं। ये जो है ना, व्हाट इफ रेशियो इज हाई, तो इसका मतलब है व्हाट इफ एक्चुअल रेशियो इज हायर देन टारगेटेड रेशियो, व्हाट इफ एक्चुअल रेशियो इज लोअर देन टारगेटेड रेशियो। अब उसने आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर तो मुझे बताइए। अगर हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, पता चला जो हमारा टारगेट रेशियो है, जो बेंचमार्क है, उससे कम है, तो इंडिकेशन ये कम है, इसका मतलब है स्टॉक आउट हो सकता है। स्ट्रेटजी क्या होगी? बढ़ा देंगे। क्या इस स्ट्रेटजी का कोई नेगेटिव साइड भी है? क्या नेगेटिव साइड है? होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, स्टॉक ऑब्सोलीट भी हो सकता है ज्यादा स्टॉक रखा जाए तो। ठीक है, ये आपकी जजमेंट की बेस पे आपसे पूछा, लिखा नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो तो आप बता सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर आप किसी कंपनी के सीएफओ हैं और पता चला इन्वेंटरी की टर्नओवर रेशियो जो है, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे हायर है, तो आप स्ट्रेटजी रिकमेंड कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर लोअर हो, स्ट्रेटजी रिकमेंड कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। शाबाश। ये है हमारा इन्वेंटरी का, रॉ मटेरियल के लिए भी सेम है और फिनिश गुड के लिए भी सेम। अब चलते हैं हम वर्क इन प्रोसेस की तरफ। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस बताइए किस इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा होता है? वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशियो किस इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा होता है? इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इससे? कितनी देर में रॉ जो है रॉ मटेरियल वर्किंग वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारा प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन का साइकिल कितने डेज में कवर्ड होता है, मुकम्मल होता है।
कहता है हाई टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करती है? प्रोडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर टाइम। पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? प्रोडक्शन साइकिल रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करो? लेबर एफिशिएंट कर दो, मशीनरी एडवांस मशीनरी बाय कर लो। क्या इसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं? कॉस्ट इनकर किस चीज की कॉस्ट होगी? लेबर को इंसेंटिव देने की कॉस्ट होगी, बोनस वगैरह देने की कॉस्ट होगी, और न्यू मशीनरी अगर आपने बाय करनी है, इन्वेस्ट करना है, अपडेटेड मशीनरी, अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी में, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में भी रिक्वायर्ड टू ट्रेन एम्प्लॉइज और बाय न्यू मशीनरी, और एम्प्लॉइज शुड बी कंट्रोल्ड एंड मोटिवेटेड टू अवॉइड डिलेज इन प्रोडक्शन। हो सकता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान में ज्यादा ब्रेक करते हो, ज्यादा ब्रेक कर चाय पीने के लिए गए और आधा घंटा उधर बैठे रहे, बाजुकात ऐसे भी होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने की भी जरूरत है कि कहीं अब नॉर्मल लॉसेस तो नहीं हो रहे, और उनको एफिशिएंट करने की, ट्रेनिंग देने की, और मशीनरी को भी बाय करने की जरूरत है। मशीनरी पुरानी होती जाती है ना, तो परफॉर्मेंस उसकी रिड्यूस होती जाती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। डेटर टू नंबर रेशियो आपने कैलकुलेट की, अगर हाई है इसका मतलब क्या है? इंडिकेट कस्टमर्स आर टेकिंग लॉन्गर टू पे, इनएफिशिएंट कलेक्शन प्रोसीजर्स आपके, आप सही तरीके से कलेक्शन नहीं कर पा रहे। पॉसिबल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? टाइम पीरियड, जो क्रेडिट पीरियड आपने अलाउ किया है उसको कम कर दीजिए। आप 60 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया हुआ है, ना 60 ना करें, 45 डेज करें। 45 डेज किया तो 30 डेज करें, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, फिर फ्यूचर टॉपिक भी चलते रहते हैं, बजटिंग। अगर आपने जनवरी, क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, जनवरी के महीने में सेल की है, इसकी कलेक्शन कब आएगी? फरवरी। शाबाश। अच्छा, अज्यूम किया जाता है बजटिंग में, सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम किया जाता है टोटल साल में 360 दिन है, हर महीने के 30 दिन है, अज्यूम किया जाएगा। तो जनवरी की सारी कलेक्शन फरवरी में, फरवरी की सारी कलेक्शन मार्च की कलेक्शन अप्रैल। अच्छा अब बताइए, अगर क्रेडिट पीरियड 60 डेज हो, जनवरी की कैलकुलेशन कब होगी? मार्च में। फरवरी की कैलकुलेशन कब होगी? जनवरी की कैलकुलेशन फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की। अच्छा अब बताइए, क्रेडिट पीरियड है 2 महीने, जनवरी के महीने की कलेक्शन कौन सी होगी? जनवरी के महीने की सेल्स मार्च में कलेक्ट होगी, लेकिन जनवरी के महीने की कलेक्शन नवंबर की। रिवर्स भी तो चलना है। बजटिंग में क्या होता है, वो कहता है 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, स्टूडेंट कहता है अच्छा जनवरी की सेल मार्च में कलेक्ट करवाओ, फरवरी की अप्रैल में करवाओ, मार्च की करवाओ मई में, और पता चलता है कैश फ्लो बनती है, पता चलता है जनवरी और फरवरी में 0 रुपया आया है। भाई ऐसा होता है। वो भूल जाता है कि क्वेश्चन में उसने पिछले 2 महीनों का डाटा भी दिया था। भाई बजट तो बना रहे हैं जनवरी से ऑनवर्ड, पिछले 2 महीनों का डाटा क्यों दिया? ये तो एक्स्ट्रा है सर, इसको इग्नोर करना है, हमने इग्नोर करना है, हमने क्रेडिट पीरियड है, ठीक है। अब जो सवाल पूछने लगा हो ना, वो नहीं जवाब दे सकेंगे आप, पूछो कि ना पूछो, है बजटिंग का, लेकिन इससे क्रेडिट पीरियड है ना, इसकी एप्लीकेशन आपको बताया, इसकी असल एप्लीकेशन बजटिंग में जाएगी। क्रेडिट पीरियड 30 दिन है, सोच के जवाब देना है। क्रेडिट पीरियड 30 दिन है, जनवरी की सेल कब कलेक्ट होगी? और फरवरी की? क्रेडिट पीरियड 60 डेज है, जनवरी की सेल कब कलेक्ट होगी? और फरवरी की? अप्रैल में। अगर क्रेडिट पीरियड 45 डेज है,
अब बताइए जनवरी की सेल कब कलेक्ट हो? जनवरी की सेल कब होगी? फरवरी में होगी। सोचो जिस दिन से हुई है उस दिन से आगे 45 डेज। जनवरी की सेल्स कब कलेक्ट होगी? मिड ऑफ मार्च से एंड ऑफ अप्रैल तक, एंड ऑफ मार्च तक, मिड ऑफ मार्च, यानी मार्च में, ये कहना चाह रहे हैं मार्च में। हाँ जी, ये जब क्रेडिट पीरियड आता है ना 45 डेज, 75 डेज, फिर हमने हर महीने के 2 हिस्से करने होते हैं। अब आपने ऐसा नहीं सोचना जनवरी की सेल फरवरी में कलेक्ट होगी या जनवरी की सेल मार्च में कलेक्ट होगी, ऐसे नहीं सोचना। अगर 45 डेज है कैसे सोचना है, जनवरी का फर्स्ट हाफ कलेक्ट होगा फरवरी के सेकेंड हाफ में, और जनवरी का सेकेंड हाफ कलेक्ट मार्च के फर्स्ट हाफ में। समझिए साइंस, समझिए साइंस। सारे वैसे इकट्ठे थोड़ी हो जाते हैं एक ही दफा में, ये तो डे टू डे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ आया थी ना, मुश्किल एडजस्टमेंट। हाँ, ये 2 क्वेश्चन में, बचने के 2 क्वेश्चन में उसने ये एडजस्टमेंट पूछी है। नहीं समझ आई ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस्टिंग में कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। सब कुछ छोड़, इग्नोर कर दे, भूल जाएं जो कुछ डिस्कस, वापस आ जाए। व्हाट इफ डेटर टर्नओवर रेशो हाई है, डेटर टर्नओवर रेशो हाई है, मतलब कस्टमर क्या स्ट्रेटजीज है? रिड्यूस पीरियड अलाउड टू कस्टमर, 60 डेज था 45 कर दें, 45 डेज का क्रेडिट पीरियड था 30 डेज कर दें, 30 डेज था 15 डेज कर दें। कस्टमर तो खुशी खुशी कहेंगे ठीक है सर, जो आप कहते हैं हम हाजिर हैं। ऐसा होगा क्या कि इस स्ट्रेटजी के कोई साइड इफेक्ट्स भी होंगे, वो भी देखते हैं। दूसरा, ऑफर डिस्काउंट टू कस्टमर फॉर अर्ली पेमेंट, फिर भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दे देंगे, सारे नहीं देंगे। जब आप अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो जिनके पास कैश मौजूद होगा वो तो जल्दी पेमेंट दे देंगे, ठीक है। अगर कहें भाई जो स्टूडेंट, वैसे तो फीस 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव की जाती है, जो स्टूडेंट सारी की सारी फीस स्टार्ट में ही दे देगा उसे 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। आपने फीस दी है डिस्काउंट नहीं मिला, फीस दोगे तो फिर डिस्काउंट मिला, ऐसे थोड़ी। डिस्काउंट किस चीज पे मिलेगा? फॉर अर्ली पेमेंट पे, अर्ली पेमेंट करोगे फिर डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी। इंप्रूव कंट्रोल्स ओवर कैश कलेक्शन, हो सकता है कस्टमर को बार बार फॉलो अप ही नहीं किया जा रहा, फॉलो अप किया जाए तो फिर कस्टमर पैसे देगा ना। सिर्फ ईमेल कर दी उसको हर हफ्ते को, ना 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 ना, रात के 1:30 बजे उसको फोन कॉल करनी है। साथ को आपने कहना नहीं सर मैंने तो सिर्फ आपको सलाम करने के लिए फोन किया, आपको 2,50,000 दफा अस्सलाम वालेकुम। फिर सुबह मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, सर आपको 2,50,000, नहीं पैसे नहीं मांग रहे हम, आपको 2,50,000 दफा गुड मॉर्निंग, ठीक है। समझ आएगा, कहेगा भाई शाम से पहले पहले, हाँ 2.5 लाख का चेक आ जाएगा। तो ये कलेक्शन प्रोसेस, आपके कंट्रोल्स ओवर कैश कलेक्शन इंप्रूव होने चाहिए। अच्छा, क्या ये सारी स्ट्रेटजी का कोई साइड इफेक्ट भी है? जैसे रिड्यूस क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर, क्रेडिट पीरियड कम करेंगे, इसका क्या साइड इफेक्ट है? लॉस ऑफ कस्टमर एंड सेल, हो सकता है कस्टमर शिफ्ट कर जाए, कहे सर इन टर्म्स में हम नहीं काम करेंगे। अगर डिस्काउंट ऑफर करते हैं आपकी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर एक्सपेंस होता है ना। इंप्रूव कंट्रोल ओवर कैश कलेक्शन, तो आपको कंट्रोल्स के एक्सपेंसेस, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, सिस्टम बाय करना पड़ेगा जो आपके कस्टमर को रिमाइंडर मैसेज डालता रहेगा। जैसा के सिस्टम होते हैं वो टर्म एंड कंडीशन ऐड करें, वो रिमाइंडर मैसेज डालते हैं, ऑटोमेटिक इनवॉइसेस जनरेट होती रहती है। व्हाट इफ रेशियो इज लो, इसका मतलब क्या है? कस्टमर क्विकली पे कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर कस्टमर को कहना चाहिए नहीं 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 आप लेट पेमेंट करें,
अच्छी बात है, ये मसला नहीं है, इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। लास्ट, व्हाट इफ रेशियो इज हाई? हाई रेशियो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अगेन वही, ये डबल एज वेपन है। क्रेडिटर का रेशियो हाई होना डबल एज वेपन। मे बी आपको आपके सप्लायर ने इजाजत दी, क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया है, ये फिर गुड थिंग है, लेकिन हो सकता है क्रेडिट पीरियड सेम है लेकिन आप पे करने के काबिल नहीं है, आप पे नहीं कर पा रहे पैसे, ये फिर नेगेटिव होगा। हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट सप्लायर्स हैव रिलैक्स्ड क्रेडिट पीरियड, ये गुड थिंग है, इसमें हम हैप्पी होंगे। लेकिन एक दूसरी रीजन भी हो सकती है, कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट्स ऑन टाइमली बेसिस, ये बैड रीजन है। दोनों सूरतों में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इंक्रीज ही होगी, इंक्रीज ही होगी। एक में रीजन गुड है, एक में बैड पॉसिबल। और अगर रेशियो लो है, इसकी क्या रीजन हो सकती है? सप्लायर्स हैव टाइटन्ड क्रेडिट पीरियड, सप्लायर्स ने क्रेडिट पीरियड कम कर दिया, अब आपको जल्दी पेमेंट करना पड़ रही है, या कंपनी इज पेइंग सूनर। अगेन इसमें ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है कि सप्लायर ने जोर जबरदस्ती करके पीरियड कम कर दिया, अब हमें मजबूरन अर्ली पेमेंट करना पड़ रही है। और दूसरी रीजन क्या है? इज पेइंग, कंपनी के पास सरप्लस कैश है, कंपनी कह रही है जल्दी पे करते। पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या है? अगर इंडस्ट्री में क्रेडिटर का टर्नओवर रेशियो 50 डेज है, इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री में सप्लायर को 50 दिन में पेमेंट हो रही है, हमारी कंपनी 30 डेज में पेमेंट कर रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है क्या? खुद से पहले बताइए, अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि आप जल्दी पेमेंट क्यों कर रहे हैं बिला वजह? अच्छी फाइनेंसिंग पॉलिसी क्या होता है? मैं आपसे ये पूछूं, कंपनी की बैलेंस शीट में सरप्लस कैश मौजूद है, सरप्लस बेतहाशा कैश मौजूद है, ये गुड थिंग है बैड थिंग है? अकाउंटेंट बन के सोचेंगे कि सर गुड थिंग है, इससे तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, करंट रेशियो इंप्रूव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से देखेंगे तो बैड, क्योंकि जो कैश होता है ना, आपको कुछ अर्न करके नहीं दे रहा, आपको अर्न करके दे रहे हैं आपकी इन्वेंट्री, आपकी मशीनरी, उधर इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न ना आए। सिर्फ कैश अपने पास रख के बैठ जाएंगे, उससे कोई रिटर्न एक्स्ट्रा नहीं मिलना आपको। तो इसी तरह यहां पे भी अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब क्या? जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो बिला वजह जल्दी पेमेंट क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास ऑप्शन है कि 50 दिन में एवरेज है, 50 दिन में पेमेंट कर सकते हैं, 30 दिन में क्यों कर रहे हैं? 30 दिन में पेमेंट करना गलत है। देखें, स्टूडेंट बन के सोचें, कॉलेज ने कहा कि आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट है वो है 20 अप्रैल और आपने 5 अप्रैल को ही पेमेंट कर दी। हाँ, ये देखा, इतना अच्छा कोई नहीं है। 5 अप्रैल को क्यों कर दी भाई? बिला वजह कर दी। अगर लेट कर 20 कहा है तो चलो 25-30 भी हो जाएगा, 20 से शुरू होगा। हाँ, बिजली का बिल टाइम पे नहीं देते तो कॉलेज की फीस टाइम पे क्यों देंगे? ठीक है, तो पेमेंट करनी है तो गुड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या कहती है? जितना लेट हो सके। पॉसिबल स्ट्रेटजी का डिले पेमेंट टू सप्लायर और आस्क फॉर डिस्काउंट्स ऑन, अगर अर्ली पेमेंट करनी ही है तो उसे क्या कहें? डिस्काउंट दीजिए। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी क्या होगा? अगर पेमेंट्स डिले करते हैं, कैश डिस्काउंट लॉस हो जाएगा, पेमेंट डिले करते हैं। फायदा इसका होगा कि आपको ऐसे जल्दी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नुकसान क्या? कैश डिस्काउंट लॉस हो जाएगा। बैड बिजनेस रिलेशन एंड बैड रेपुटेशन, के इनको चीजें बेचे या टाइम पे पार्टी पैसे नहीं देती। आपके लिए अच्छा है कि पेमेंट डिले हो रही है, लेकिन जो लोग आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं, आपके एक तरह से बिजनेस पार्टनर है, रेपुटेशन खराब हो रही है। लॉस ऑफ सप्लायर, सप्लायर हो सकता है कि आइंदा आपसे बिजनेस नहीं करना, टाइम पे पैसे नहीं देते। जैसे कस्टमर को अगर हम क्रेडिट पीरियड कम करने की कोशिश करें तो वो भाग जाता है, सप्लायर के साथ क्रेडिट पीरियड ज्यादा करने की कोशिश करें वो भाग जाता है। सप्लायर में चार्ज हायर प्राइसेस, क्योंकि उसे पता है लेट पेमेंट आएगी, वो एक तरह से अपना इंटरेस्ट एलिमेंट उसमें ऐड कर देता है। क्लियर जी? चलिए, क्या अब आपको अंदाजा हो गया कि आपने जो रेशियोज कैलकुलेट की हैं उनको कंपेयर करके लास्ट ईयर के साथ, कंपेटिटर के साथ या इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके
आपने कैसे, अगर वो रेशो ज्यादा हायर है तो किन स्ट्रेटजी के जरिए उसे टारगेट तक ला सकते हैं, और अगर लोअर है किन स्ट्रेटजी के जरिए टारगेट ला सकते हैं। और नोट कीजिए उसने सिर्फ आपको स्ट्रेटजीज नहीं बताई, उसने स्ट्रेटजी के साथ उसके डिसएडवांटेज भी बताए हैं, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए अच्छा, फिर जरा मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए इस क्वेश्चन टू, ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है। रिक्वायरमेंट सिर्फ, बाकी इंफॉर्मेशन छोड़िए उसने जो 3 साल की दी है। लिस्ट पहले कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल एज्यूमिंग 365 डेज इन द ईयर। इसमें क्या करना है? रेशोज फाइंड करनी है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि ट्रेडिंग बिजनेस? इसका मतलब है 3 रेशो होंगी, 5 होगी, 5 कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकंड में आपने मुझे बताना क्या पूछ रहा है, लिस्ट द एक्शंस दैट द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी एम माइट टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइकिल। स्ट्रेटजीज बतानी है या उसके साइड इफेक्ट डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं? रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए, सिर्फ स्ट्रेटजीज बतानी है। अच्छा, स्ट्रेटजीज किस चीज की बतानी है? लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कम कैसे किया, यानी रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो है तो क्यों कम कैसे करना है, वर्किंग प्रोसेस टर्नओवर रेशो है तो कम कैसे करना है। कंपैरिजन में ऑलरेडी कम है तो स्टिल रिक्वायरमेंट क्या है? उसने आपको रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई कर, उसने अगर ये पूछा होता ना लिस्ट एक्शन दैट द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी माइट टेक, यहां पे खत्म कर दिया जाता। फिर हम पिछले साल को बेंचमार्क मान के इस साल देखते रेशो कम हो रही है क्या ज्यादा, फिर हम हो सकता है अगर पिछले साल की निस्बत रेशो कम हो रही है तो हम ज्यादा की एक्शन बताते हैं, ज्यादा हो रही है तो कम का एक्शन बताते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने क्लियर साफ साफ अल्फाज में बोल दिया है कम करो, यानी अगर ऑलरेडी कम है तो बताओ कैसे मजीद कम करना है। तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो है, क्या बताएंगे इसको कैसे कम करना है। वर्किंग प्रोसेस टर्नओवर रेशो है, क्या बताना है कैसे कम कर, शाबाश। फिनिश गुड टर्नओवर रेशो क्या है, कैसे कम करना है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कम करना है कैसे, डाटा टर्नओवर रेशो कम करना है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो ज्यादा, शाबाश, ये सुनना चाह रहा था। क्रेडिट टर्न, क्योंकि क्रेडिट टर्नओवर रेशो डेज में ज्यादा होगी तो ही ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस होगा। भाई क्लियर? अब कर लेंगे इसको मैनेज कैलकुलेशन में। ये कल का लेक्चर है, पार्ट ए कल का लेक्चर है और पार्ट बी दोनों करने हैं आपने, बजटिंग नहीं करनी है, वो तो वैसे ही कभी कभार मैं आपको बता दूं। हाँ जी, बजटिंग ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, पहले से बिल्ड हुए ना तो बाद में फिर आसान लगते हैं, बजाय ये कि एक जब कोई मुश्किल चीज़ है ना, देखिए घोरे बड़ा अच्छा रूल सिखा गया हमें, डिवाइड एंड रूल। जब कोई चीज़ मुश्किल हो तो उसे एक ही दफ़ा नहीं करना, बल्कि मुश्किल चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट बिल्ड करते जाएं, फिर जब इकट्ठे हो जाएं एक दफ़ा क्वेश्चन करें, सारे कंसेप्ट क्लियर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।